नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय बढ़कर 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए गवर्नेंस को मजबूत करने पर जोर दिया। बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़कृत मैदानों की जोनिंग महत्वपूर्ण। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP के तहत संयुक्त राज्य भारत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई प्लेटफॉर्म रीटैप लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च की। और लैंसेट के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में आत्महत्या से होने वाली मौतों के पैटर्न में बदलाव हुआ है। और आइए अब खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी CIRP में लगने वाला औसत समय बढ़कर 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने दिवाला समाधान से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान रिकॉर्ड की गई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए CIRP के तहत मामलों के समाधान की समय सीमा सबसे ज्यादा 635 दिन और 643 दिन रही है। इसी अवधि के दौरान FC यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और कॉर्पोरेट देनदारों के लिए परिसमापन में लगने वाला औसत समय भी सबसे ज्यादा 480, 458 और 391 दिन रहा। दिवाला और शोधन अक्षमता 2016 के तहत CIRP यानी कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कॉर्पोरेट देनदार के कॉर्पोरेट दिवालियेपन का समाधान करने की प्रक्रिया है। कॉर्पोरेट देनदारों द्वारा भुगतान नहीं कर पाने के बाद CIRP को FC, OC और CD के कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा निर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दाखिल करके आरंभ किया जा सकता है। प्रत्येक CIRP का 2 में से एक परिणाम हो सकता है, एक समाधान योजना या समाधान विफल होने पर CD के लिए परिसमापन का आदेश। CIRP को 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि निर्णयन प्राधिकारी 90 दिनों का विस्तार दे सकता है। CIRP को पूरा करने का अधिकतम समय 330 दिन है। सतीश कुमार गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असाधारण मामलों में निर्णयन प्राधिकारी CIRP के पूरा होने की समय सीमा को 330 दिनों से ज्यादा बढ़ा सकता है। आरबीआई के गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए गवर्नेंस को मजबूत करने पर जोर दिया। समग्र वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में योगदान देने के लिए यूसीबीज के लिए वित्तीय एवं परिचालन संबंधी लचीलेपन को मजबूत करने की आवश्यकता है। गवर्नेंस कार्यप्रणालियों विशेष रूप से 3 सहायक स्तंभों को मजबूत करने की जरूरत है: अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा। बोर्ड के कामकाज पर यूसीबीज को कई विशेष पहलुओं पर जोर देना चाहिए, जैसे कि निदेशकों का पर्याप्त कौशल और विशेषज्ञता, एक पेशेवर प्रबंधन बोर्ड का गठन और बोर्ड के सदस्यों की विविधता तथा कार्यकाल, कठोर ऋण जोखिम प्रबंधन और बड़े NPA उधारकर्ताओं के साथ आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ड की भागीदारी की जरूरत है। यूसीबीज की बात करें तो ये संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई इनके बैंकिंग कार्यों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। हाल ही में आरबीआई ने विनियामक उद्देश्यों के लिए यूसीबीज को 4 स्तरों में वर्गीकृत किया था। इनका वर्गीकरण इनकी सहकारिता और पूंजी की उपलब्धता के आधार पर किया गया था। यूसीबीज के सामने आने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे कि स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और आरबीआई द्वारा दोहरा नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप और वाणिज्यिक बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। यूसीबीज यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। टियर 4 के तहत ऐसे शहरी सहकारी बैंक आते हैं जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि होती है। टियर 3 में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबीज आते हैं। और टियर 2 में 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबीज आते हैं। टियर 1 में सभी यूनिट यूसीबीज और वेतनभोगी यूसीबीज आते हैं तथा 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं।
अगली खबर आपदा प्रबंधन से संबंधित है। बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़कृत मैदानों की जोनिंग महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के मुताबिक एनजीटी के दिशा निर्देशों के बावजूद पंजाब में बाढ़कृत मैदानों की जोनिंग में कमी एक चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य ने हाल ही में बाढ़ का सामना किया है। तो आपको बताते हैं कि बाढ़कृत मैदानों की जोनिंग क्या है। इसे बाढ़ प्रबंधन के लिए एक प्रभावी गैर संरचनात्मक उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य अलग अलग परिमाण, आवृत्तियों और संभावित स्तरों की बाढ़ से प्रभावित होने वाले जोन या क्षेत्रों का सीमांकन करना है। साथ ही बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इन क्षेत्रों में संभावित विकास के प्रकारों का उल्लेख भी करता है। केवल राजस्थान और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने ही बाढ़कृत मैदानों की जोनिंग को अपनाया है, लेकिन इसका कार्यान्वयन सीमित है। बाढ़कृत मैदानों की जोनिंग के लिए संभावित उपाय हैं। ये कार्य संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है। बाढ़कृत मैदानों की जोनिंग के लिए मॉडल विधेयक 1975 लाया गया। इसमें निर्बाध जल प्रवाह के लिए फ्लड जोनिंग प्राधिकरणों, सर्वेक्षणों आदि से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान 100 साल के या दर्ज किए गए अधिकतम बाढ़ स्तर के अनुरूप स्तरों से ऊपर स्थित होने चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा बेसिन के सभी राज्यों को नदी के बाढ़कृत मैदानों का सीमांकन करने और उसकी अधिसूचना जारी करने की सलाह दी है। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के तहत संयुक्त राज्य भारत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यूएस इंडिया SCEP ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, विद्युतीकरण और विकार्बनीकरण पर बल देने तथा उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विस्तार करने का एक संयुक्त प्रयास है। SCEP की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत शुरू की गई 2 ट्रैक संलग्नताओं में से एक के रूप में की गई थी। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग इस संलग्नता का दूसरा ट्रैक है। SCEP यानी रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के 5 स्तंभ हैं। एक है नवीकरणीय ऊर्जा स्तंभ, दूसरा है संधारणीय समृद्धि स्तंभ, तीसरा है विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता स्तंभ, चौथा है जिम्मेदारी पूर्ण तेल और गैस उत्पादन स्तंभ और पांचवा है नए उभरते ईंधन स्तंभ। रीटेप यानी संयुक्त राज्य भारत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उभरती नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना है। यह हरित या स्वच्छ हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा और लंबी अवधि वाली ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही ये भूतापीय ऊर्जा, महासागर या ज्वारीय ऊर्जा आदि की संभावनाओं का पता लगाएगा। इसको शुरू किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग और भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। ये 5 विषयों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें शामिल है अनुसंधान एवं विकास, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का संचालन और परीक्षण, उन्नत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, सक्षमकारी प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए नीति और योजना निर्माण तथा निवेश, इंक्यूबेशन और आउटरीच कार्यक्रम। रीटेप का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। ये हरित रोजगार के अवसर पैदा करेगा। ये ग्रीनफील्ड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। इस निर्णय के साथ ही फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहन योजना को भी अनुमति दी गई है। इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। इस नीति के उद्देश्य हैं फार्मा मेडटेक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, त्वरित दवा खोज और चिकित्सा उपकरणों में नवाचार को सक्षम करना। इसके लिए सरकार ने उपाय ये दिया है कि अनुसंधान एवं विकास या नवाचार में निजी निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। औषध विज्ञान शिक्षा में पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उद्योग सहभागिता को संस्थागत बनाया जाएगा। मेडटेक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित किए जाएंगे। अंतर विभागीय अनुसंधान परिषद का गठन किया जाएगा। नवोन्मेषक और विनियामक के बीच एकल इंटरफेस की पेशकश करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय नीति के 3 फोकस बिंदु। पहला है उत्पाद के विकास, सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता में नवाचार और अनुसंधान को सुगम बनाना। दूसरा है राजकोषीय और गैर राजकोषीय उपायों के माध्यम से नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है नवाचार, समग्र क्षेत्रीय अनुसंधान और सतत समृद्धि के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना। अब इस पर राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये कोविड-19 जैसी आपात स्थिति में फार्मा मेडटेक की नवाचार संबंधी तैयारियों में सुधार के लिए जरूरी है। उभरती हुई तकनीकों जैसे कि सेल और जीन थेरेपी आदि पर आयात निर्भरता को कम करेगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान एवं विकास को वन हेल्थ दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने में मदद करेगी। पारंपरिक दवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए
स्वीकार्य वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय नीति इसमें सहायता करेगी। वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए वहनीय दवाओं और उपकरणों के विकास में मदद मिलेगी। हालांकि फार्मा मेड क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां भी हैं। सक्रिय औषध सामग्री पर आयात निर्भरता ज्यादा है। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी है और स्कैनिंग तथा इमेजिंग उपकरणों से जुड़ी तकनीकी क्षमताओं की कमी है। लैंसेट के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में आत्महत्या से होने वाली मौतों के पैटर्न में बदलाव हुआ है। इस अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2019 में भारत में आत्महत्या मृत्यु दर SDR प्रति लाख व्यक्तियों पर 14.04 आत्महत्या मृत्यु थी। इस आंकड़े के आधार पर आत्महत्या मृत्यु के मामले में भारत विश्व स्तर पर 49वें स्थान पर था। वर्ष 2014 से 2021 के बीच पुरुषों में सुसाइडल डेथ रेट 17 से बढ़कर 20.6 हो गई थी, जबकि महिलाओं में ये 8.5 से घटकर 8.1 आत्महत्या मृत्यु हो गई थी। महिलाओं के मामले में आत्महत्या से जुड़ी ज्यादातर मौतें 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग में दर्ज की गई हैं। इसके विपरीत पुरुषों के मामले में आत्महत्या से जुड़ी ज्यादातर मौतें 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग में दर्ज की गई हैं। बेरोजगार पुरुषों की सुसाइडल डेथ रेट 48.2 है, जबकि बेरोजगार महिलाओं की SDR 27.8 है, जो बहुत ज्यादा है। आत्महत्या के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं: पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, उच्च बेरोजगारी दर आदि। सरकार 3 मानदंडों के आधार पर मृत्यु को आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत करती है, जैसे कि अप्राकृतिक मृत्यु, व्यक्ति के भीतर मरने की इच्छा पैदा होना, व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने का कारण मौजूद हो, चाहे सुसाइड नोट में उल्लेख किया गया हो या नहीं। भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति जारी की गई है। इसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 115 ने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जैसे कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में जेल सुधारों पर एक समिति का गठन किया था। समिति के मुताबिक कैदियों के बीच अप्राकृतिक मृत्यु में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समिति की सिफारिशों में ये भी कहा गया कि जेल में आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, एक केंद्रीकृत कैदी शिकायत हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए और ढहने या टूटने योग्य सामग्री के साथ आत्महत्या रोधी बैरक का निर्माण किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने भारत को वित्त वर्ष 2022-23 में 30 परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड $2.97 बिलियन देने का वादा किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। इसका गठन 1956 में किया गया था। IFC विश्व बैंक समूह का एक संगठन है। ये विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्था है। विश्व बैंक समूह के अन्य संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। भारत ICSID को छोड़कर विश्व बैंक समूह के सभी संगठनों का सदस्य है। अगली खबर है कोफा यानी कॉम्पैक्ट्स ऑफ फ्री एसोसिएशन। कोफा समझौते प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिकी प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। अमेरिका ने पहली बार 1980 के दशक में 3 प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ कोफा समझौते किए थे। ये देश हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ और मार्शल द्वीप समूह। अमेरिका ने माइक्रोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पलाऊ के साथ नए सिरे से कोफा समझौते किए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसका उद्देश्य कोविड रिकवरी चरण में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ रोजगार सृजन में वृद्धि करना है। इसका कार्यान्वयन श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 1000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को कवर करके बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करना है। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारी का EPF योगदान कवर किया गया है, जो कि वेतन का 12% होता है। 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सन 2000 से वैश्विक स्तर पर स्थापित की गई नवीकरणीय विद्युत क्षमता ने 2022 में विद्युत क्षेत्र में ईंधन लागत में अनुमानित रूप से $521 बिलियन की बचत की है। भारत में तापीय कोयले की आयात लागत 2021 में तेजी से 107% बढ़ गई थी, लेकिन बिजली
उत्पादकों ने या तो उत्पादन कम कर दिया या सस्ते कोयले के स्रोत अपनाए। इससे 2022 में मूल्य वृद्धि 20% तक कम हो गई। वॉकिंग लीफ। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने पत्तियों के कीटों की 7 पूर्व अज्ञात प्रजातियों का वर्णन किया है। इन्हें वॉकिंग लीफ के रूप में भी जाना जाता है। पत्ती जैसे दिखने वाले इन कीटों का रंग आमतौर पर हरा होता है। ये हिंद महासागर के द्वीपों में, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य भूमि के कुछ हिस्सों में तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाते हैं। नर कीट मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं। अगला टॉपिक है रेड सैंड बोआ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS इंडिया की एक रिपोर्ट रेड सैंड बोआ के अवैध व्यापार पर प्रकाश डालती है। रेड सैंड बोआ भारत, पाकिस्तान और ईरान में पाए जाने वाला एक गैर विषैला और ओवोवा वाइविपरस सांप है, यानी कि इसमें निषेचन अंदर की तरफ होता है। इसे 2 सिर वाला सांप भी कहा जाता है। इसकी गोल पूंछ के कारण पीछे का भाग भी सिर जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग कुछ दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन और काले जादू में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी भारी मांग है। IUCN में इसे नियर थ्रेटेंड की सूची में रखा गया है। इसका व्यापार करना, इसे अपने पास रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है। सर्च जेनरेटिव एक्सपीरियंस। हाल ही में गूगल ने भारत के लिए गूगल सर्च में जेनरेटिव AI क्षमताओं को लॉन्च किया है। ये चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए प्रायोगिक रूप में उपलब्ध होगा। ये सामान्य सर्च बार की बजाय चैटबॉट जैसा अनुभव प्रदान करेगा, जो अब तक सर्च इंजन का पर्याय रहा है। ये वार्तालाप मोड को सक्षम करेगा। इसके तहत वॉइस कमांड मोड में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रत्येक क्वेरी को एक अलग सर्च के रूप में टाइप करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। अगला टॉपिक है थर्ड रेल करंट कलेक्टर TRCC। भारतीय रेलवे की कोलकाता मेट्रो स्टील थर्ड रेल को मिश्रित एल्यूमिनियम थर्ड रेल से बदलने की योजना बना रही है। थर्ड रेल कोलकाता मेट्रो में रेक को थर्ड रेल करंट कलेक्टर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करती है। स्टील थर्ड रेल की तुलना में एल्यूमिनियम मिश्रित थर्ड रेल के लाभ इसलिए हैं क्योंकि ये समान रेक के साथ तेज गति प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। इससे रखरखाव और उपयोग अवधि लागत में कमी आएगी। ये रेल परिचालन की दक्षता में सुधार करेगा और इससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। कोलकाता मेट्रो रेलवे 24 अक्टूबर 1984 को भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित भारत की पहली मेट्रो है। सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून 3 चंद्र घटनाओं का संगम है, फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून। ब्लू मून एक ही महीने के भीतर पड़ने वाली दूसरी पूर्णिमा को व्यक्त करती है। ये दुर्लभ घटना है क्योंकि पूर्णिमा आमतौर पर महीने में एक बार आती है। जब एक मौसम में 4 पूर्णिमा होती हैं, तो तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। और सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी पैरिगी यानी कि पृथ्वी के निकटतम बिंदु से गुजरता है या फिर उसके करीब होता है और साथ में पूर्णिमा भी होती है। पैरिगी पर फुल मून यानी सुपर मून एपेगी पर फुल मून से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार होता है। अगला सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 में दिखाई देगा। ग्लोबल फंड ने HIV दवाओं की कीमत को कम करने के लिए जेनरिक दवा निर्माताओं के साथ एक समझौते की घोषणा की है। ग्लोबल फंड की स्थापना 2002 में एक अभिनव वित्त पोषण तंत्र के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में HIV या एड्स, तपेदिक और मलेरिया के प्रभाव को कम करना है। ये 3 साल के चक्र पर धन जुटाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत 2006 में एक दाता के रूप में इसमें शामिल हुआ था। भारत ने 2023 से 25 को कवर करते हुए ग्लोबल फंड की 7वीं पुनः पूर्ति के लिए $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।